जयशंकर जी कि किस रूप में इसको देखा जाए? नहीं, देखिए इसमें जब बात करते हैं तो राजेश बादल की जो चिंता है वो अपनी जगह सही हो सकती है। क्रेडिबिलिटी का संकट तो हो सकता है, लेकिन कुछ बातों पे गौर करना मेरे ख्याल से जरूरी होगा कि एक तो नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ क्यों छोड़ा या आज भाजपा का साथ क्यों छोड़ा। जब 2015 के विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी और जनता दल यूथ दूसरे नंबर की पार्टी थी। तो आरजेडी के लोगों को लगा कि हमने एहसान किया और हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना। राजनीति में कोई एहसान नाम की कोई चीज नहीं होती। राजनीति में पॉलिटिकल कंपल्सन्स होते हैं। तो कंपल्सन्स के चलते आरजेडी ने नीतीश कुमार को अपना साझा सरकार का नेतृत्व सौंपा था, नेता माना था, सरकार चल रही थी। लेकिन बार बार जो उनके मन में ये भावना बढ़ती थी कि साहब सबसे बड़ी पार्टी तो हम है और छोटी पार्टी को समर्थन देकर हम सरकार चला रहे हैं। अब ये जब बढ़ने लगा मामला तो कहीं ना कहीं वो दबाव में महसूस करने लगे नीतीश कुमार। और फिर जब वो करप्शन के मामले आए, उस लंबा कहानी है उसकी छोड़ दीजिए। वही हालत 2020 में हुई। जनता दल यू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। उस समय था कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी में दोनों में कौन नंबर 1 की पार्टी होगी, नंबर 2 की पार्टी होगी। और भाजपा ने वही बातें करनी शुरू कर दी जो आरजेडी का नेतृत्व उस समय करता था कि साहब हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और हम जो है अपने आधे विधायक रखने वाली पार्टी को हम सरकार चलाने का समर्थन दे रहे हैं और हमारे मुद्दों को लागू नहीं किया जा रहा है। तो इस दबाव से निकलने के लिए देखिए अगली सरकार ये जो बनेगी, कल जो सरकार बनेगी, इसका भी भविष्य बहुत कुछ इस पर मुनस्सर करेगा कि आरजेडी या तो पहले तय कर लेती कि साहब अगर आप हमारे साथ आ रहे हैं तो विधायक तो हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, हम सरकार का नेतृत्व करेंगे। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल कंपल्सन आज की तारीख में यह है कि नीतीश कुमार एक पेंडुलम की हालत में है, इधर आएंगे तो इनकी सरकार बन जाएगी, उधर जाएंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो अगर आपने तय कर लिया कि नहीं साहब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बननी है, चलनी है, तो फिर सरकार को चलाना भी पड़ेगा। फिर बीच बीच में ये नहीं कहना होगा कि साहब सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही है लेकिन हमने इनको समर्थन दे करके सरकार बनवाया है। ये एहसान जताने वाली बात राजनीति में नहीं होनी चाहिए, ना होती है। हो गया तो फिर उस दिन का मामला गड़बड़ होगा। अब दूसरा जो है, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि जो वैकल्पिक चेहरा नजर आएगा, अगर तैयार हो गए लोग, तो नीतीश कुमार के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि साहब उन पर कोई दाग नहीं है। कम्युनल और फासिस्ट पार्टी के साथ सरकार चलाते हुए भी अपना चेहरा कम्युनल नहीं बनने दिया, फासिस्ट नहीं बनने दिया, मनवादी नहीं बनने दिया। एक दूसरी बात यह है, परिवारवाद का आरोप उनके ऊपर लग नहीं सकता है, करप्शन का व्यक्तिगत आरोप नीतीश कुमार पर लग नहीं सकता है, ईडी का खौफ उन पर चल नहीं सकता है। आज मुझसे एक बड़े नेता ने बीजेपी के फोन करके बात की थी। उन्होंने कहा साहब आप क्या समझते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ वो सृजन घोटाला और वो हत्या का मामला वो सब भी तो आ जाएगा। हमने कहा अगर वो मामला आने लायक होता तो भाजपा के लोग अभी तक उसको चला चुके होते और दबाव में बना चुके होते, क्योंकि जो सो कॉल्ड सृजन घोटाला था उसमें सबसे ज्यादा तने हुए थे सुशील कुमार मोदी, सैयद शाहनवाज हुसैन, अश्विनी चौबे, निशिकांत दुबे, ये सब भाजपा ही है। तो भाजपा ये सब काम नहीं करेगी, वो काम वो लगेगा नहीं, नीतीश कुमार पर चलने वाला नहीं है। लेकिन यह है कि अगर कांग्रेस ने, जैसा हमको याद है कि पिछले बार भी जब 2019 का चुनाव हो रहा था उसके पहले भी जो बातें हुई थी, कांग्रेस नेतृत्व के साथ भी बात हुई थी और दलों से भी बात हुई थी, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने उस समय स्वीकार नहीं किया था ये बात। नीतीश कुमार का ये कहना था, ममता बनर्जी भी बीच बीच में कहती हैं कि यूपीए को एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। और हम भी इस बात को बार बार आपके चैनल पर भी हम लोग कहते हैं कि साहब एनडीए का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एनडीए का मतलब नरेंद्र मोदी है, अध्यक्ष वही है, संयोजक वही है, उपाध्यक्ष वही है, मेंबर वही है, सारे सारे सब कुछ वही है। उसी तरह से यूपीए में आज सोनिया जी के अलावे, सोनिया गांधी के अलावे कोई यूपीए का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। तो नीतीश कुमार उस समय कहते थे कि इसका यूपीए का एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, मतलब संयोजक भी बने, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में
आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी अगर अध्यक्ष होते थे एनडीए के, तो जॉर्ज फर्नांडिस उसके संयोजक होते थे। तो वो बात जो है, अगर उस ढंग का कुछ हुआ, यूपीए में कोई एक बड़ी तस्वीर बनी और कम्युनिस्ट लोग भी साथ साथ में आ गए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी साथ में आ गए, तो हमको लगता है कि विपक्ष का बहुत बड़ा घरौंदा तैयार हो जाएगा। अब देखिए, गिन करके देखिए कि दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में आज विपक्ष की सरकारें हैं, और अगर ये बिहार वाली आ गई तो नीतीश कुमार की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी की बात हम राजेश नहीं कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी तो राजनीति में बदलती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो कहीं किसी से, किसी ममता बनर्जी, किसी केसीआर के मुकाबले सबसे ज्यादा। और सोनिया गांधी या राहुल गांधी भी अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो नीतीश कुमार पे करते हैं। नीतीश कुमार ने जो ये फैसला भी लिया है तो सोनिया गांधी से बातचीत करने के बाद किया है। इसी राजनीति के चलते आप देखिएगा कि अखिलेश यादव भी नीतीश कुमार के साथ खड़े होंगे। कल को अगर कोई बात आएगी तो अखिलेश यादव, उनकी समाजवादी पार्टी, ये लोग भी सब लोग साथ में खड़े होंगे। तो अगर उस तरह का कोई सिनारियो बनता है और अगर बिहार में अच्छी सरकार चलती है और सड़क पे संघर्ष होता है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, विपक्ष के सारे दल है, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई राष्ट्रीय इशू होता है तो क्यों नहीं एम.के. स्टालिन, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या और लोग जितने हैं, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, ये सारे लोग एक साथ, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल एक मंच पे आकर के अगर वो अटैक करेंगे, कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, तो जो आज ये ईडी का खौफ दिखाया जा रहा है वो सब घुस जाएगा, कहीं नहीं दिखेगा। तब एक दबाव की राजनीति बनेगी। लेकिन मुश्किल क्या है कि विपक्ष के नेता आपस में एक दूसरे से बटे हुए हैं, आम भाव बहुत ज्यादा है। आप देखिए किस तरह से बर्बाद किया राष्ट्रपति के चुनाव को, उपराष्ट्रपति के चुनाव को। ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनवाया और उसके बाद फिर खुद ही कहने लग गई कि नहीं साहब, अगर हमको मालूम होता कि वो द्रौपदी जी होगी तो हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करते, चुनाव नहीं लड़ाते, हमारा उम्मीदवार कमजोर है। बताइए, चुनाव मैदान में आके अखाड़े में आने के बाद अगर पहलवान कहना शुरू कर दे कि हमको मालूम नहीं था कि इस पहलवान से भिड़ना है, नहीं तो हम बाहर रह जाते, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। और फिर वही ईडी का ऐसा धौंस पड़ा कि साहब उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप न्यूट्रल हो गए। नीतीश कुमार ने यही काम अगर 1-2 महीना पहले कर दिया होता तो मैं कहता हूँ, राजीव जी दावे के साथ कहता हूँ, चुनाव के परिणाम जो हुए लगभग वही होने थे कुछ, लेकिन फर्क बहुत पड़ जाता। तब चुनाव इस तरह का नहीं लगता कि 60% या 65% और 40% की बात आती है, 35% की बात आती है। अगर नीतीश कुमार ने उस समय राजनीतिक खेल कर दिया होता तो शायद नजर उसका परिदृश्य जो है कुछ और बदल जाता। तो मुझे तो बहुत लगता है कि अगर संसद से लेकर यानी विधानमंडल से लेकर के सड़क तक संघर्ष का रास्ता, विकास का रास्ता अगर इन लोगों ने मिलकर, इस महागठबंधन ने अपनाया, राष्ट्रीय मुद्दों पे सड़क पे संघर्ष, प्रदेश के मामलों में विकास के लिए सरकार का काम करना और थोड़ा बेदाग भी रहना, अगर ये काम हो गया तो मुझे नहीं लगता कि 2024 उतना आसान नरेंद्र मोदी जी के साथ हो जाएगा जितना आसान वो लोग समझ रहे हैं और जो कहते हैं कि 40 साल तक हम राज करेंगे और ये करेंगे। और एक बात अभी अभी प्रेम कुमार कह रहे थे कि साहब वो जब उन्होंने कहा था अमित शाह जी ने कि साहब राम जन्मभूमि का ये शिलान्यास हुआ था, उस दिन इन्होंने काला कपड़ा कांग्रेसियों ने पहना। हम अमित शाह जी से जानना चाहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी जी ने जब काला कपड़ा पहन के गंगा में डुबकी लगाई थी वो कौन सा दिन था, ये याद है कि नहीं उनको? आरएसएस के लोग लगातार काली टोपी लगा करके चलते हैं, अभी भी काली टोपी चलाते हैं, लगाते हैं, हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आरएसएस के मोहन भागवत के जो ट्विटर हैंडल है या फेसबुक वाला है उस पर तिरंगा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्या देश से अलग है आरएसएस? देश से अलग है मोहन भागवत? तो इस पर भी विचार करना चाहिए। तो इसलिए देखिए, अब असल में वही है, राजनीतिक परिदृश्य पूरा का पूरा बदल गया है। जो एक मायूसी का आलम था, जो एक ये था कि साहब अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब तो विपक्ष भूल जाए। याद है हमको अच्छी तरह से, राजेश को और याद होगा, 1984 में जब राजीव गांधी 410 सांसदों के बल पे चुनाव जीत करके आए थे, लेकर के आए थे, तो हमारे बड़े बड़े संपादक थे उस समय, 3 ट्रिपल ए कहा जाता था, अकबर, अरुण पुरी, अरुण शौरी और एमजे अकबर। इन लोगों ने कहा था कि विपक्ष को तो अब अपनी अगली पीढ़ियों के बारे में सोचना चाहिए। अब तो एक ऐसा नेता भारत को मिल गया है जो कई दशकों तक राज करेगा, उसके बाद की बात होगी। तो यही हालत अगर बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अब तो हम 40 साल तक राज करेंगे, तो सिर्फ एक ही शब्द में कहूंगा, एक ही वाक्य में,
कि तो इससे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। इसलिए राजनीति में पैमाने बदल जाते हैं, बदलते जाते हैं, और यही लोकतंत्र की खासियत है कि आज आप बहुत दिखाई दे रहे, बहुत ताकतवर, बहुत बलशाली है, पल भर में फर्श फर्श से फर्श पे आ जाएंगे, इसमें किसी ने कुछ देखा नहीं है। और ईडी का मुहाना भी बदल जाता है, ईडी का जो मुहिम है वो भी, उसका दरवाजा भी बदल जाता है, इसलिए उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ईडी अब आरसीपी सिंह के पास तो नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है, ये सवाल पूछिए जरा। जी राजीव जी। सही कह रहे हैं आप। लेकिन राजेश बादल जी, बिल्कुल आपके पास ही आना चाह रहा था। बहुत सारी बातें प्रेम कुमार जी भी बोल के गए और